हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 से है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2। ओके, तो यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बॉडी खुद करेगी ही करेगी। जैसे आपकी हार्ट बीट्स आपके कंट्रोल में नहीं है होती है, आपका रेस्पिरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके की, या बीपी कंट्रोल, जो भी बीपी फ्लक्चुएशन होता है, हाई बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, ये सब बॉडी खुद कर रही है, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वही बॉडी के एक्शंस जो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमारी इच्छा से नहीं हो रहे पर वो बॉडी में हो रहे हैं, तो उसे कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, मतलब ये दो तरीके के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका कब एक्टिवेट होता है? जब आपकी फ्लाइट या फाइट की कंडीशन होती है। फ्लाइट या फाइट मतलब या तो आपको बहुत स्ट्रेस की कंडीशन है, या आपको बहुत डर लगा हुआ है, ठीक है, या आपको कहीं से भागना है, ठीक है, या आपको कहीं स्पीच देनी है तो आपको बहुत डर लग रहा है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं उसमें कौन सा एक्टिवेट होता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब ये होगा तो आपको खुद ही पता है, जब आपको डर लग रहा होता है या आपको दौड़ना होता है, शेर आपके पीछे बड़ा भागना होता है, तो क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, वही जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये कब काम करता है? जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, बॉडी को कहीं दौड़ा भागनी नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, हम आराम से बैठे हैं, लेटे हैं या खड़े हैं, लेकिन बॉडी में कोई भी स्ट्रेस नहीं है उस समय। तो उस समय जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप उस समय जो नर्वस सिस्टम आपका काम करता है वो कौन सा होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, या फिर आपका एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ, अब बॉडी को उसे ऑफ भी तो करना है। ऐसे थोड़ी कि एक बार आपको डर लगा, आपकी हार्ट बीट उसकी वजह से तेज हुई तो वो पूरा दिन वैसे चलेंगी या 4 दिन तक ऐसे चलेंगी, वो नॉर्मल भी तो होगी। तो उसे नॉर्मल करने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। यानी कि जो चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कर दी है उन्हें नॉर्मल लाने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ओके, तो ये मैंने आपको फंक्शंस बताए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब चलिए हम चलते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर पे। ये आपके अभी आगे सिलेबस में जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है उसमें काम आने वाला है, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जी एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? देखिए, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, पहले तो जानो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी में आपके सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी से लेकर टारगेट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर भी एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस नर्व से बना हुआ है ना। जब नर्वस सिस्टम है तो नर्व से बना होगा, न्यूरॉन्स से बना होगा। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी होती है नर्व एंडिंग। तो उस नर्व एंडिंग से जो केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं उन्हीं को कहते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, उनके ये एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं वो है डोपामीन, एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कैटेकोलामीन्स। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलामीन्स। अब इनको जब कैटेकोलामीन्स कह रहे हैं तो किसी रीजन से कह रहे होंगे, इनका ये जो नाम रख दिया है अलग सा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैटेकोलामीन्स क्या होते हैं। वो हर एक मॉलिक्यूल जिसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा वो कैटेकोलामीन होगा, और इन तीनों में ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का मतलब क्या? इस तरीके का मतलब ये कि एक तो कैटेकॉल रिंग होगी, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ दो पोजीशंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होंगे, और आपकी होगा इथने और आपकी एक चेन होगी, साइड चेन होगी इथाइलामीन की। ये देख रहे हैं, ये इथाइलामीन की चेन है और ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है बेंजीन को, इसे कैटेकॉल कहते हैं, और ये आपको पता है अमीन है। तो कलेक्टिव ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? कैटेकॉल अमीन है। तो ये तीनों में ही, डोपामीन हो चाहे एपिनेफ्रिन हो या नॉरएपिनेफ्रिन हो, तीनों में ही ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? कैटेकोलामीन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन जो कैटेकोलामीन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं
ये एक बायोजेनिक अमीन्स हैं। ऑब्वियसली अमीन का स्ट्रक्चर है बायोजेनिक इसलिए क्योंकि ये बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनको बायोजेनिक अमीन्स भी कहा जाता है। तो ये जो कैटेकॉल अमीन्स हैं आपके डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, हमें ये देखना ज़रूरी है कि बॉडी इन्हें कैसे सिंथेसाइज करती है, क्योंकि इनके हैं बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और बॉडी इसे सिंथेसिस कैसे करती है, इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। आइए चलिए बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो बायोसिंथेसिस बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पूरी प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है। देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी होती है, जो आपके एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं या तो उनके स्टोरेज वेसिकल्स या फिर साइटोसोल में या फिर आपके एड्रिनल क्रोमैटिन सेल्स होते हैं, उसमें ये काम होता है। ठीक है, तो ये हो गई लोकेशन जी इस बायोसिंथेसिस की। अब चलिए शुरू करते हैं बायोसिंथेसिस कैसे होती है, कैसे हमारा डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन बनता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस प्रोसेस को करवाने के लिए चाहिए होता है एक अमीनो एसिड जिसका नाम होता है फिनाइलएलेनिन। इस फिनाइलएलेनिन पे वर्क करता है एक एंजाइम जिसका नाम है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। काम जैसा, नाम जैसा है वैसा ही काम है, करवाएगा फिनाइलएलेनिन पे हाइड्रोक्सिलेशन। पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, बस इस पोजीशन पे देखिए हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, OH ग्रुप आ गया, ये बन गया आपका एल टायरोसिन। फिर एल टायरोसिन पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। इसका भी जैसा यहाँ इस पूरी रिएक्शन में जहाँ पे भी पाथवे में जो एंजाइम यूज हो रहे हैं जैसा नाम है उनका वैसा ही काम है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करवाएगा, इस टायरोसिन पे हाइड्रोक्सिलेशन करवा देगा। एक और पोजीशन पे देखिए हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका L-टोपा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो स्टेप है एल टायरोसिन से L-डोपा बनने का, ये इस पूरे पाथवे का रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब ये जो स्टेप है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है इस पूरी रिएक्शन का, और यही कंट्रोल करेगा ओवरऑल स्पीड ऑफ दिस होल केमिकल पाथवे। ओके, तो ये एल डोपा बन गया आपका। अब ये एल डोपा पे जब ये एंजाइम वर्क करता है एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, तो बस से आपका बन जाता है डोपामीन। होता क्या है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेज है तो डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है। देखिए यहाँ पे COH ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, बाकी का ग्रुप वैसे का वैसे ही रहेगा। ये बन गया जी आपका डोपामीन, पहला कैटेकॉलमीन या फिर पहला आपका एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फिर आ जाइए आगे। डोपामीन बनने के बाद इस पे एक फिर से एक एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज मतलब डोपामीन के बीटा पोजीशन पे, ये आपका नाइट्रोजन, इसके पास में लगा हुआ कार्बन हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी कि OH ग्रुप आ जाएगा, दैट्स इट। तो देखिए डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने काम किया और आपके बीटा पोजीशन पे क्या आ गया, आपका OH ग्रुप आ गया, और ये जो स्ट्रक्चर आपका बना इसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, आपका दूसरा कैटेकॉलमीन। ठीक है, बन गया। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है फिनाइल इथेनॉल अमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। बिल्कुल जी, जैसा नाम है वैसा ही काम। इस पूरी रिंग में जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे क्या करेगा, ये मिथाइल को ट्रांसफर कर देगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे भी मिथाइल नहीं था, अब इसमें मिथाइल ट्रांसफरेज ने काम किया, तो अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप आ गया है, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन। ये बन गया आपका तीसरा कैटेकॉलमीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों इंपॉर्टेंट कैटेकॉलमीन्स की सिंथेसिस होती है। आई होप ये बायोसिंथेसिस और बाकी जो भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकॉलमीन्स। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैटाबॉलिज्म के साथ। ओके, बाय बाय।